हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग कहाँ पर थे, और थे कोशिका की भित्ति पर, ठीक है, सेल वाल पर। ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके होंगे आप बताइएगा, एक बार यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस जगह। जीवाणु के जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, किसका बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मिला हुआ रहता है, म्यूरेमिक एसिड मिला हुआ रहता है और एमिनो एसिड मिला हुआ रहता है। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज और पेक्टोज और मिनरल्स रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये आप लोग पढ़े होंगे कि कवक का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, कैटिन की बनी होती है। और प्लांट का जो होता है किसका होता है, सेलुलोज का। और एनिमल किंगडम में क्या पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका खोजकर्ता कौन है, डुजार्डिन है। और कब करते हैं, 1834 ईस्वी में। और प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या दिया था, सारकोड नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। आगे चलकर एक वैज्ञानिक रहते हैं पुरकिंजे, ठीक है। और 1839 ईस्वी में ये जो आप सारकोड है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, जीव द्रव कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलकर एक और वैज्ञानिक रहते हैं, इनका क्या नाम है, हेक्सले नाम रहते हैं। और हेक्सले जो है 1963 ईस्वी में जीव द्रव को क्या कहता है, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। और जीव द्रव का सिद्धांत यहाँ पर देखिएगा, एक और लाइन लिखा हुआ है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, प्रवर्तक हर्ट वीव को कहा जाता है, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ लोसेंट में जो नहीं लिखा हुआ है वो आपको एक दो लाइन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रोटोप्लाज्म का ये क्या है, इमेज है। और इमेज भी आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म का दो भाग, कौन कौन सा भाग, कौन कौन सा भाग, जहां समझने में दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है। तो मेन है कि सब चीज आपको चित्र इसलिए दे रहे हैं कि जो कि आपको आंखों में बैठे और दिल दिमाग पर बैठे, ठीक है, कि किस तरह से इसका भाग है। किताब में हम लोग डायरेक्ट रटते चलते हैं तो होता क्या है कि रट तो लेते हैं उस वक्त, फिर भूल जाते हैं। लेकिन चित्र आपके दिमाग में क्या रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म का आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म का कितना भाग, दो भाग, ठीक है। आपको यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक के बीच के जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक रुकते हैं। उसके बाद इसका एक और भाग है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसका एक भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और इसी का भाग क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो कोशिका द्रव हम देख रहे हैं बीच में, ये है क्या है, कोशिका द्रव है, ठीक है। साइटो क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसका क्या है, कुछ कुछ अंग है, क्या है इसका, कुछ कुछ अंग है इसके अंदर में। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये क्या है, कुछ कुछ इसके अंग है। अंग का नाम हम जस्ट आपको बताए हैं, क्या क्या नाम है, अंग भी हम लोग देख लेते हैं। जीव द्रव में दो भागों, ये सब तो मान के चलिए कि आपको बता चुके हैं, चित्र पर बता ही चुके हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जीव द्रव, यहाँ पर इसका कोशिकांग है। कोशिकांग का मान के चलिए कि कुछ कुछ नाम है। क्या नाम है, सबसे पहला नाम क्या है, तारक का है, ठीक है, सेंट्रोसोम बोलते हैं। उसके बाद अंतः द्रव्य जल का, जिसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग जब भी लिखेंगे तो ER के रूप में लिखेंगे, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइबोसोम है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, लाइसोसोम है, लवक है, राजधानी है, सूक्ष्म काय है, ठीक है। ये किसका भाग है, किसका भाग है, आप बोलिए, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का दो भाग, ठीक है, कौन कौन सा भाग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसका एक भाग निकल रहा है, कौन सा, साइटोप्लाज्म का ये पूरा भाग, ठीक है। चित्र को समझेंगे, रुकेंगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम बोले कि यहाँ पर समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं कि बीच में आप अब्सेंट नहीं होइएगा। अब्सेंट होगा तो क्या होगा कि जैसे छूटेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, पूरा टॉपिक समझने में दिक्कत होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से, सेंट्रोसोम से स्टार्ट करते हैं। जहां से आपका लूसेंट है, लूसेंट ही आपका कवर हो रहा है। लूसेंट में आप देखिएगा तो आपका क्या क्या हो चुका है, कोशिका भित्ति हो चुका है, कोशिका झिल्ली हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म हो चुका है ना। प्रोटोप्लाज्म सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है। उसके बाद कोशिका के बारे में जो मान के चलिए कुछ कुछ कहानी है कि क्या क्या कहानी है, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग अब इसका भाग, कोशिकांग का जो है मान के चलिए कि साइटोप्लाज्म का जो भाग है उसको पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये तो रिवीजन क्लास था इससे पहले, अब आते हैं। आइए किताब में भी पलट के रखिएगा।
सेंट्रीसोम, कोई दिक्कत है ना? यहां पर देखिए मिल रहा है, किताब में देखिए मिल रहा है, किताब भी रखिएगा प्लस बगल में कॉपी भी रखिएगा, ठीक है। इसकी खोज किसके द्वारा किया जाता है? इसका खोज करता है जो डिस्कवरी किसके द्वारा किया जाता है? टी ब्रोबरी। कब करते हैं? 1888 ईस्वी में। हो सकता है ईस्वी किताब में ना लिखा हो तो किताब में लिखते चल जाइएगा। और सेंट्रीसोम इज प्रेजेंट ओनली एनिमल सेल एंड हेल्प इज क्या है लिखा हुआ? सेल डिवीजन, ठीक है। यहां पर इसको पढ़ना है, सेल डिवीजन। और यह जो है सेंट्रीसोम हिंदी में पढ़ लीजिए पहले, तारक का है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीसोम को तारक का बोलते हैं। केवल किस में पाया जाएगा? ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह क्या करता है काम? कोशिका विभाजन में सहायक करता है। क्या प्लांट सेल में यह पाया जाएगा? नहीं, यहां पर लिख ही दिया है कि केवल किस में पाया जाएगा? केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। और ये इसका प्रमुख कार्य, दो ही इसको याद रखना है, कहां पाया जाएगा और इसका प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका के विभाजन में ये क्या होता है? सहायक होता है। सबसे देखिए किताब में बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, लेकिन याद करने के लिए जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। कि क्या पूछता है डायरेक्ट उस पर बात करेंगे और लुसेंट के आधार पर चलते रहेंगे। खोजकर्ता याद रहेगा कि खोजकर्ता किसके द्वारा? टी ब्रोबरी के द्वारा, ठीक है, ब्रोबरी के द्वारा। उसके बाद 1888 ईस्वी में। और तारक का है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह जो है कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। आइए, ये आपके पास एक इमेज है, ये आप देखिए, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? ये कोशिका का अंदर वाला जो भाग आपको बोले थे, अंदर वाला जो भाग है कोशिका का अंदर वाला भाग। और अंदर में भाग में मान के चलिए कि बहुत सारे क्या है? कोशिकांग है ना। कोशिका का जब हम आपको बोले थे कि कोशिका को कितना सुरक्षा के लिए कितना लेयर? 2 लेयर, ठीक है। पहला लेयर का क्या नाम? सेल मेम्ब्रेन, जो कि सभी में पाया जाएगा। उसके बाद सेल वॉल, जो कि केवल किस में पाया जाएगा? बार बार एक ही शब्दों को इतना बार बोलेंगे कि दिमाग दिलो दिमाग पर बैठना चाहिए, ठीक है। अब अंदर गए तो हमको मिला क्या चीज मिला? क्या? प्रोटोप्लाज्म मिला, है ना। प्रोटोप्लाज्म जितना भाग है सबको प्रोटोप्लाज्म बोले। प्रोटोप्लाज्म का कितना मान के चलिए क्या भाग मिलेगा? 2 भाग मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का बोले कि छोटका 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 इसमें बहुत सारे पदार्थ रहेंगे, उसको अंग बोलते हैं। कोशिका का क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, ठीक है। और इसी कोशिका के अंग में एक अंग यहां पर ये दिखाई पड़ रहा है, रेड कलर चेंज करते हैं। ये देखिए इस जगह आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में, छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है। कुछ लगता है कि कुछ बंडल रखा हुआ है ना, लकड़ी का लग रहा है कि बंडल रखा हुआ है। तो इसी को क्या करते हैं? इसी को जो हम लोग निकाल के क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। इस इमेज को निकाल के क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। और इसको क्या, अब एक एक अंग को पढ़ेंगे। अब यहां पर पहले सेंट्रीसोम को निकाले बाहर और सेंट्रीसोम को पढ़े। तो सबसे पहले सेंट्रीसोम को खोज कौन किया था, ठीक है। और ये क्या काम करता है ये हम लोग जान गए। खोज किसके द्वारा? 1888 ईस्वी में टी ब्रोबरी के द्वारा। उसके बाद ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा और कोशिका विभाजन में ये क्या काम करेगा? सहायक होता है, ठीक है। याद रहेगा? चलिए आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? अंतः द्रव्य जालिका। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में ईआर बोलेंगे, ठीक है। लिखने के लिए मान के चलिए आपको सुविधा हो ईआर बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है और इसका डिस्कवरी, इंग्लिश में डिस्कवरी बोलते हैं। तो किसके द्वारा खोज किया जा रहा है? के.आर. प्रोटीर के द्वारा। किसके द्वारा? के.आर. प्रोटीर के द्वारा किया जाता है। कब कितने किया जाता है? 1945 में किया जा रहा है। किताब लेके चलिएगा, किताब में देखते चलिएगा। जो नहीं लिखा हुआ होगा बगल में कॉपी रखिएगा, उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए यह कोशिका का मान के चलिए कि यहां तो पाया जा रहा है कोशिका का एक भाग है ना। किसका भाग है? ये कोशिका का। उसके बाद मान डायरेक्ट अभी आते हैं तो एक लाइन में बोलेंगे कि कोशिका का मान के चलिए अंग है, ठीक है। तो अंग है तो मान के चलिए कि ये क्या काम करता है? तो क्या काम करता है ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है। यह कोशिका को क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका क्या क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जो चलते फिरते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो चलते फिरते हैं तो क्या चीज है जो हम लोग चलते फिरते हैं? शरीर में क्या पाया जाता है जो हम लोग चलने फिरने में हम लोगों को मदद करता है? ऊर्जा। सबसे पहले हड्डी, हड्डी रहेगा तब ना ऊर्जा। मान के चलिए कि हड्डी ये नहीं है, ऊर्जा बहुत सारा है, तो क्या करिएगा? कैसे चलिएगा? तब तो मान के चलिएगा, मान लेते हैं कि इस तरह से सोचना है कि कैसे तब चलते, तब तो मान के चलिए दूसरा तरह से होता कुछ और। हाँ, मान के सबसे पहले हड्डी लेते हैं कि हड्डी कंकाल। मान के चलिए हम लोग इंपोर्टेंट क्या है? कंकाल है। सबसे पहला तो इंपोर्टेंट कंकाल है। इसको कंकाल से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं क्या? जो लिखे हैं कंकाल लिखे है ना,
कंकाल लिखा है। तो ये जिस तरह से हम लोगों का शरीर को चलने के लिए मदद करता है कंकाल, उसी प्रकार से यह अंतःद्रव्य जालिका जो है किसको मदद करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ये काम करता है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, ज्यादा याद रखिएगा तो कंफ्यूजन होगा। और इसका जो है हम लोग दो भाग पढ़ेंगे। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका का कितने भाग पढ़ेंगे, दो भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको दो प्रकार बोलेंगे, अंतः प्रद्रव्य झिल्ली जिसका कि दो प्रकार होती है, और सबसे पहला क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा, जब तक दिक्कत होगा नहीं बोलिएगा तब तक हमको पता कैसे चलेगा। ठीक है, आप पीछे से आप है ना, पीछे से आप लोग बोलते चलिएगा क्या चीज। हाँ, सबसे पहले देखिए याद कैसे करेंगे, याद हम लोग तो याद करने के लिए लुसेंट पढ़ रहे हैं ना, और समझ के लुसेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि समझ करके लंबे दिनों तक, जब समझ कर करिएगा तो लंबे दिनों तक याद रहेगा। तो सबसे पहले कि ये कहां से आ रहा है, यह किसका भाग है, किसका भाग है, तो एकदम पूरा पीछे जाएंगे। सबसे पहले कोशिका। ठीक है, कोशिका में मान के जाएंगे किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में जाएंगे तो कहां पर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का एक भाग है कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम अंदर तक तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे अपने में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अब देखेंगे कि इसका खोज क्या करता है और ये क्या काम करता है। तो खोज कौन करता है, केआर प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और 1945 ईस्वी में। और ये काम क्या करता है, यह कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग चलते हैं उसी प्रकार ये कोशिका को एक प्रकार से चलने में कह सकते हैं कि मदद करता है। और ये कितने प्रकार का होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला दो प्रकार में देख लेते हैं कि इसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला नाम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हिंदी में आपको मिलेगा खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। आप बोलिए सही है, एकदम खुल के रहना है क्लास में। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या नाम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। कितने प्रकार का झिल्ली हो चुका है, दो प्रकार का झिल्ली होगा, याद रहेगा। क्या बोले, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ बाद में जब क्वेश्चन करना होगा बाद में। ठीक है, क्लास के बीच में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाद में आप कर लीजिएगा क्वेश्चन जो करना। तो देखिए खुरदरी अंतः प्रद्रव्य, दो प्रकार का झिल्ली आपको मिल रहा है। तो देखिए एक एक करके, खुरदरी प्रद्रव्य झिल्ली को क्या कहते हैं, ये क्या काम करता है, ये राइबोसोम के क्या करता है, कण में पाए जाते हैं। क्या पर यहाँ पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के नहीं, राइबोसोम के यहाँ पर है क्या, कण पाए जाते हैं। कहाँ पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, रफ में। ठीक है, सही है, खुरदरी में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम के कण पाया जाएगा। अभी चित्र नहीं देखिएगा, चित्र हम दिखाएंगे तब देखिएगा। ठीक है, अभी जहां लिखा हुआ है वो देखिएगा। तो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली कहां पर पाया जा रहा है, ये जो आपको मान के चलिए कि कोशिका के अंदर में पाया जा रहा है। ठीक है, उसका किसका भाग है यह खुरदरी वाला, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग है खुरदरी, और खुरदरी में क्या पाया जा रहा है, खुरदरी में राइबोसोम के कण पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम के कण। अब राइबोसोम का क्या काम है अभी आगे नहीं पढ़ना है, हम लोग चलेंगे एक एक करके, राइबोसोम जब पढ़ेंगे वो देखेंगे। और इसलिए यह जो है क्या इसको कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण में ये क्या होता है, सहायक। राइबोसोम में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन में ये क्या काम करता है। ठीक, तो इसको क्या बोलता है, प्रोटीन में ये क्या काम करता है, सहायक होता है। क्यों सहायक बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पाया जा रहा है राइबोसोम के कण पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चिकनी में क्या हो रहा है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली जो है वसा के निर्माण में सहायक है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, कि वसा के निर्माण में कौन सहायक है, तो कौन सा सहायक है, स्मूथ वाला सहायक है। ठीक है, चिकनी अंतः प्रद्रव्य झिल्ली। अब आइए यहां पर आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। दो चीज देखिए, यहां पर सब चीज लिखा हुआ है, अंदर वाले भाग में हमें नहीं जा रहा है। ठीक है, हमको दो चीज में चाहिए, एक इसका कलर देखिए अलग कलर से डिनोट किया गया है, ये वाला भाग देखिए, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, कलर पूछ रहे हैं, कलर कौन सा है, आप लोग बताइए, कलर तो मास्टर आप लोग हैं। ठीक है, जो कलर है ठीक है, और ये कौन सा कलर है, मैरून है, ये कौन सा कलर है, मैरून नहीं है, गुलाबी ले सकते हैं, गुलाबी प्रकार का पिंक कलर का ले सकते हैं। ठीक, ठीक है, दो अलग अलग कलर है ना, इतना तो समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग कलर है। ठीक है, तो दो अलग अलग, अब देखिए इसमें आपको दो अलग अलग कलर को ध्यान से पढ़िए और देखना है। इसमें देखिए कुछ कण दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है जो गुलाबी कलर का, इसमें कुछ 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 कण दिखाई पड़ रहा है, बिंदा 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 दिखाई पड़ रहा है ना। ये कण जो दिखाई पड़ रहा है, इस कण को क्या बोलते हैं, राइबोसोम के कण। राइबोसोम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, राइबोसोम के
कण बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम के कण पाया जाता है, और यह जो पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, खुरदुरी वाला भाग। ये जो है इसमें इसको मान के चलिए छुएंगे तो किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, जब छोटा 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 कण दिखाई पड़ेगा तो ये जब इसको मान के चलिए छुएंगे तो क्या होगा, खुरदुरी टाइप का दिखाई पड़ेगा, वो एकदम स्मूथ नहीं रहेगा, खुरदुरी रहेगा, ठीक है। अब ये लीजिए, ये किस प्रकार का रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा, स्मूथ रहेगा, देखने में एकदम छुएंगे तो ऊपर से नीचे सस रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और इसमें क्या पाया जाएगा, ये जो अंतःप्रद्रव्य झिल्ली है वसा के निर्माण में ये क्या करेगा, सहायक करेगा। ये वाला जो है वसा के निर्माण में सहायक करेगा, और ये क्या निर्माण में सहायक करेगा, प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक होगा। क्यों निर्माण में सहायक होगा, क्योंकि यहां पर जो छोटे छोटे छोटा छोटा कण पाया जा रहा है ये क्या है, राइबोसोम के कण पाया जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइबोसोम के कण कहां पर पाया जा रहा है, तो किस भाग में पाया जा रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में, रफ वाला में। इमेज से याद रहेगा, इमेज बैठ रहा है दिमाग में, हाँ। तो इमेज में एकदम इमेज को दिमाग में बैठाना है, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, कि कण पाया जा रहा है, तो कण किस भाग में पाया जा रहा है, राइबोसोम के किस भाग में, राइबोसोम के कण जो पाया रहा है किस भाग में, रफ वाले में। और स्मूथ वाले में, स्मूथ का क्या कार्य है, प्रोटीन कहां से आ जाएगा, क्या काम है, वसा के निर्माण में ये सहायक है, क्या है, सहायक है, ठीक है। वसा के निर्माण में क्या है, सहायक है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, यदि नहीं बोलना है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसका कारण है क्योंकि कल आप क्लास मिस किए हैं, ठीक है। अभी राइबोसोम हुआ, राइबोसोम अभी आपको पढ़ाया नहीं ना है, राइबोसोम हम तो बोले कि एक एक चलेंगे ना, एक एक टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। अब नाम जस्ट आ गया, आप बोले आप आ गया, आपके दिलो दिमाग से जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चल रहे हैं, ठीक है। आप बोले तो हाजिर है यहाँ पर आपके सामने में राइबोसोम, है ना। राइबोसोम का नाम आया तो राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, और आपको बताया था कि मान के चलिए कि साइटोप्लाज्म में हम लोगों को राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम ये क्या क्या काम करता है और इसकी खोज किसके द्वारा किया जाता है ना। तो ये राइबोसोम है, और राइबोसोम पहले पढ़ लेते हैं। राइबोसोम जो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से ये बने होते हैं। क्या होता है, राइबोसोम जो है किससे बना होता है, ये आपको देखिएगा, हाँ, ये क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। यहां पर इसको शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, आरएनए प्लस प्रोटीन है लिखा हुआ मिलेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। राइबोसोम जो है यहां पर इसी को आरएनए बोलते हैं, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे, तथा प्रोटीन से ये बने होते हैं। सबसे पहला तो याद करेंगे कि राइबोसोम क्या कहते हैं, कि कहां पर पाया जा रहा है, और उसमें मान के चलिए कि ये जो बने होते हैं किस चीज से बने होते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, इसका जो डिस्कवरी किया जाता है किसके द्वारा, जॉर्ज पैलेट के द्वारा। कब किया जाता है, 1955 में। हो सकता है किताब में 53 लिखा हो, है ना, उसको 55 कर लीजिएगा। 1955 में जॉर्ज पैलेट के द्वारा क्या खोज किया जाता है, कब किया जाता है, 1955 में किया जाता है। कोई दिक्कत। सर्वप्रथम देखिए, एक वैज्ञानिक रहते हैं रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने जो है 1953 में जो है पादप कोशिका में इसको देखा था। कहां पर इसको देखा, कहां पर सबसे पहली बार, पादप कोशिका में। और किसके द्वारा, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इसको देखा था, ठीक है। राइबोसोम के जो है प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या, पहले ही बता चुके हैं ये क्या होता है, प्रोटीन पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या काम करता है, प्रोटीन में संश्लेषण में ये सहायक होता है, ठीक है। इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन का एक तरह से कहते हैं कि प्रोटीन का जो निर्माण करता है, किसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। राइबोसोम का प्रमुख जो कार्य है, क्या काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है प्रोटीन के संश्लेषण में ये क्या है, सहायक है, ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण में ये क्या है, सहायक है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन के क्या कहते हैं, निर्माण कौन करता है, तो किसके द्वारा, राइबोसोम। राइबोसोम के कण कहां पर पाया जा रहा है, रफ वाला भाग किसका है, रफ किसका भाग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग है, ठीक है। कोई दिक्कत, एकदम तोड़ तोड़ के अंदर जाएंगे, बार बार जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि शुरुआत हम इसलिए बोले कि क्या कहते हैं, कोशिका वाला में रुक कर पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे, ठीक है। और इतना बार रिवीजन करेंगे, इतना बार रिवीजन करेंगे कि एकदम याद होगा। याद कैसे नहीं होगा, ठीक है। और चित्र देख देख के समझा रहे हैं, तो इतना मान के चलिए आपके लिए इतना मेहनत कर करके समझा रहे हैं, ठीक है। किताब में चित्र नहीं है तो, लेकिन आपके लिए चित्र खोज खोज के ला रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है, राइबोसोम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। राइबोसोम का देखिए, एक हाथ का दिखाई पड़ रहा है, एक बड़े व्यक्ति का हाथ है, एक छोटे बच्चे का हाथ ले लीजिए, ठीक है ना। दो प्रकार का हाथ है, दिखाई पड़ रहा है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो मान के चलिए कि राइबोसोम जो है क्या होता है, एक आवरणीय कोशिकांग है, ठीक है। इसमें जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, एक ही भाग है ना, एक ही यहां से दिखाई पड़ रहा है ना, सिंगल लेयर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि डबल लेयर दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर भी सिंगल लेयर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दो भाग है। इसका क्या है, दो भाग ये जुड़ा हुआ। देखिए, इसको अलग अलग कर लेते हैं, स्मॉल सब यूनिट है ये,
और उसके बाद ये लार्ज सब यूनिट है, 2 यूनिट है ना हम लोगों के पास। राइबोसोम के अंदर में जाएंगे तो 2 यूनिट मिलेगा। कितना यूनिट मिलेगा? 2 यूनिट मिलेगा। एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्मॉल, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनता है? राइबोसोम। ये दोनों आपस में क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। ये दोनों मान के चलिए आपस में क्या हुआ है? चिपका हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बोलते चलिएगा। आगे बढ़ जाए स्लाइड पे। चलिए अब देखिए 70s 80s वाला बोल रहे थे, आ गया नाम। चलिए यहां पे देखिए आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर जो है राइबोसोम को क्या किया गया है? 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। राइबोसोम को कितने भागों में? एक लाइन में आते हैं तो टाइप ऑफ राइबोसोम क्या है? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कितने भाग? 2 भाग, ठीक है, 2 भाग। अभी आप जस्ट देखे थे पीछे में आपको 2 चित्र दिखाई पड़ रहा था, एक बड़ा चित्र दिखाई पड़ रहा था, एक छोटा चित्र दिखाई पड़ रहा था, और दोनों को मिला के क्या कर रहे थे हम लोग? एक नाम दे रहे थे, राइबोसोम नाम दे रहे थे। सबसे पहला हम लोग नाम लेते हैं किसका? 70s राइबोसोम। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक क्या होता है? 70s होता है, ठीक है। 70 क्या है? S होता है। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए कहां कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया आदि में क्या पाए जाएंगे? ये राइबोसोम पाए जाएंगे। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि राइबोसोम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? उस वक्त दिमाग में चलेगा क्या चलेगा? राइबोसोम तो क्या कहते हैं? विकसित वाले के अंतर्गत आएगा, और क्या कहता है? ये 80s पाया जाएगा, ठीक है। अब आइए 80s राइबोसोम देखिए। 80s राइबोसोम जो है ये आकार में कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक कितना होता है? 80s होता है। और ये उच्च विकसित पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। एक लाइन में यदि हम लोग बात करते हैं तो आप यूकैरियोटिक पढ़े हैं और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाएगा? इसमें जो है प्रो में क्या पाया जाएगा? 70s वाला पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें यूकैरियोटिक वाला में क्या पाया जाएगा? 80s। एक लाइन में हम लोग यदि पढ़ेंगे तो क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक मान के चलिए जब उसका विकास हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे शुरुआती अवस्था में, जिस दिन पहला पेज है लूसेंट का, यदि पहला पेज देखिएगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो वहां पर जो आपको देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक में क्या है आपको? 70s। क्या है? 70s। उसके बाद 80s किस में है? यूकैरियोटिक में, ठीक है। आकार आप लोग देख ही लिए, थोड़ा सा आकार क्या होता है? 80s वाला का बड़ा होगा और 70s वाला का क्या होगा? छोटा होगा। आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से चित्र पर चलेंगे। इसको क्या कहते हैं? सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को पूछा जाता है कि 70s राइबोसोम जो होता है ये सब यूनिट है, ठीक है। इसका कितने जोड़ के मान के चलिए 70s पुरता है? 30 + 50। 30 + 50 कितना होता है मैथ के हिसाब से? लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 30 में कितना, क्या 70 में कितना रहेगा? 30 + 50, ठीक है। ये डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि क्या कहते हैं ये जो 70s राइबोसोम जो है उसमें ये कितना मिलकर बनता है? ये कितना मिलकर सब यूनिट बनता है? 30 +, हाँ नियम है, ठीक है। नियम है तो नियम तक नहीं जाना है, ठीक है। आप लोगों को उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे चल के लिखे हैं एस को जो है स्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं, ठीक है। स्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं, बताएंगे आपको कुछ देर में बात। यहां पर पहले इसको पढ़ लेते हैं। 80s में कितना होगा? 80s में 40 + 60। 40 + 60 वैसे मैथ के हिसाब से कितना होता है? 100 होता है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से यहां पर कितना रहेंगे? 80 रहेंगे। और एस जो देखिए यहां पर एस को लिखे हैं, एस को क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं। ये जो है एक वैज्ञानिक रहते हैं स्वेडबर्ग, वो अपने नाम से ही जो है ये अवसादन गुणांक है। ये क्या है? गुणांक है, ठीक है। राइबोसोम के घन, अब देखिए यहां पर लिख दिए हैं कि ये राइबोसोम के क्या है? घनत्व तथा आकार को क्या करता है? मापता है। ये जो है 70s 80s क्या करता है? राइबोसोम के आकार को क्या करता है? मापने का काम करता है। किसी भी मान के चलिए किसी को जब मापेंगे तो कोई ना कोई क्या रहना चाहिए? एक आधार रहना चाहिए ना, उसी आधार पर मापते हैं ना। कपड़े को मापते हैं किस आधार पर? मीटर पर, है ना। कभी भी कपड़ा खरीदने जाएगा तो किसमें मापा जाता है? किलोमीटर में देखे मापता है। किसमें मापते हैं? मीटर में। रोड को किसमें मापते हैं? रोड को किलोमीटर में। समुद्र की दूरी को किसमें मापते हैं? मील में। नॉटिकल मील में। किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में। मील में नहीं, नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी का क्या है? ये मापन इकाई है, ठीक है। सभी का क्या है? मापन इकाई है। और जब हम राइबोसोम के मापन के इकाई को मापते हैं तो वो किसमें मापते हैं? स्वेडबर्ग इकाई में मापते हैं। किसमें मापते हैं? स्वेडबर्ग इकाई में मापते हैं। और
सोइडबर्ग इकाई जो है कितने से मिलकर बनता है? 30 प्लस 50, 30 प्लस 50 डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है कि कहां से ये आ रहा है 30 प्लस 50, ठीक है। 70 कितना? 30 प्लस 50, क्योंकि आप लोगों का वन डे एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम में तो मान के चलिए कि क्यों किस लिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको हाँ बिल्कुल पूछेगा आपको। हम क्या कहते हैं बिहार दरोगा का सेट हम दिखा देंगे आपको। सर आपको यहाँ पर एग्जाम लेते हैं तो क्या कहते हैं उसमें आप सेट बनाइए और उसमें आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या पूछा जाता है। आप एक टेस्ट तो दीजिए सर वाले के सुबह वाले सेट में, ठीक है। यही तो बात बोल रहे हैं कि ये मान के चलिए कि कितना आकार और किसी भी चीज का आकार क्या होगा, मान के चलिए कितना आकार बड़ा है, ठीक है, कितना छोटा है, तो उसमें उसको कैसे मापते हैं? उसका भाई गुना भाग करके ही मापेंगे। तो ये इसको मापन का नाम दिया है। सोइडबर्ग इकाई क्या है? अवसादन गुणांक कहते हैं इसको। सोइडबर्ग क्या है? अवसादन गुणांक, जो उसका आकार माप रहे हैं उसी को बोलते हैं एस बोलते हैं। और ये राइबोसोम की क्या करता है? घनत्व और आकार को मापने का काम करता है। याद रहेगा। हो सकता है कि ये किताब में आपको ना लिखा हो लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको ये दिए हैं, ठीक है। चित्र फिर से समझना है कि चित्र आगे बढ़ते चले, आगे बढ़े, बोलते चलिएगा। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ बोलिएगा तब तो समझ में आएगा। क्लास में जब तक बातचीत नहीं करिएगा तब तक समझ में आता नहीं है बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और सबसे हम लोग इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। समय भी बताते चलिएगा, समय कितना हो रहा है। चलिए हम लोगों के पास 15 मिनट है, 15 मिनट में हम लोगों का एक हो जाएगा, एक अंक हो जाएगा, कोशिका का एक अंक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मान के चले कि वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। होता है कि इंपॉर्टेंट में भी सर्वाधिक कौन सा ज्यादा, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि कहते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले तो आपको नाम ही याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट लिख दिया जाता है, सेट में लिख दिया जाएगा कि सूत्रकणिका, ठीक है, तो सूत्रकणिका दिमाग में उस वक्त चलता ही नहीं, इंग्लिश लिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो इंग्लिश नहीं लिखेगा तो मान के चलिए, नहीं तो इंग्लिश में मान के चलिए हिंदी में भी इसको लिखता है, क्या लिखता है? इस तरह से किताब में इसी तरह से लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से लिखा हुआ होगा हिंदी में, है ना, लिखा हुआ इस तरह से। तो इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं लेकिन कभी कभी जो है इसका प्रॉपर शुद्ध रूप लिख दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग हिंदी वाले लगभग सभी हैं, ठीक है, तो सूत्रकणिका बोलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर तो लिखे हुए ही है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की जाती है? साल 1857 में। किसके द्वारा? स्विस एक वैज्ञानिक रहते हैं, क्या नाम रहता है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। किसके द्वारा किया जाता है? कोलिकर के द्वारा। एक लाइन में याद रखते बात करेंगे, हम जस्ट लिखे हैं, हम बात करते हैं, ठीक है, हम लिखे हैं। उस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है ना, सब पता है, ठीक है, किस किताब में क्या लिखा हुआ है पता है, ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना है ना। यदि मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उस किताब को हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है और वहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आपको बोले कि मान के चलिए देखिए लूसेंट में क्या है, सभी बात नहीं लिखा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ने के लिए जाता है तो 2 साल तो मान के चलिए कि जो बायोलॉजी क्या कहते हैं खास करके देखिएगा तो इंटर वाले मेडिकल के जो तैयारी करते हैं, कितने साल तैयारी करते हैं बायोलॉजी का? 2 साल पढ़ते हैं, ठीक है, तो 2 साल तो हम लोगों के पास नहीं ना है कि आप बायोलॉजी 2 साल तक सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे। हम लोग है कि 25 दिन में बायोलॉजी खत्म, ठीक है, और उससे क्वेश्चन भी बनना है। 25 दिन में पढ़ना भी है और 25 दिन में बायोलॉजी से क्वेश्चन बनना भी है परीक्षा में। ऐसा नहीं कि परीक्षा में अब पढ़ तो लिए, परीक्षा में बन ही नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ने से? तो हम लोग देखते चलेंगे कि आसपास रहेंगे, लूसेंट के आसपास में, जो कि लूसेंट में लाइन नहीं लिखा हुआ उस लाइन को हम लोग जोड़ते चलेंगे। इसलिए तो आपको बोले कि एक सादा को पेज रखिएगा, ठीक है, जिसको कि नोट करते चलना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा? 1857 ईस्वी में। किसके द्वारा? एक लाइन में याद करना है, कोलिकर के द्वारा। उतना नाम याद नहीं रखना है। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। कब की जाती है? 1857 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया खोज याद रहेगा कि किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। अब आइए 1886 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन एक वैज्ञानिक रहते हैं, ठीक है, और ये जो है इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? बायो प्लास्ट होता है ना, ठीक है, बायो ब्लास्ट लिख लिया यहां, बायो प्लास्ट, ठीक है, क्या नाम देते हैं? बायो प्लास्ट नाम देते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है किताब में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1886 में अल्टमैन के द्वारा क्या था? बायोप्लास्ट इसका नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बायोप्लास्ट नाम दिया, प्लास्ट्स होगा, ठीक है, प्लास्ट्स, बायोप्लास्ट्स नाम दिया जाता है, ठीक ना। और आगे चलकर एक वैज्ञानिक रहते हैं, जर्मन के वैज्ञानिक 1898 ईस्वी में, और इसका जो नाम दिया जाता है कि किसके द्वारा? बेंडा के द्वारा। कार्ल बेंडा क्या करते हैं? इसका नामकरण करते हैं। 3 वैज्ञानिक नाम इस जगह आ रहा है, आप बोलिएगा,
आप बोलिएगा, एकदम नजर में मिला हुआ रहना चाहिए, ठीक है, तब वार्तालाप सही होती है, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा? फिर आप लोग किताब वाले पर आ जा रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। और कोलिकर जो खोजा, ठीक है, उसका नाम अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, उसको लगा कि ये तो कुछ तो है, ठीक है, लेकिन नाम क्या दिया था उसका? माइटोकॉन्ड्रिया। जो मान के चलिए कि शुरुआत में नाम नहीं था, तो नाम किसके द्वारा दिया था? अल्टमैन क्या कहता है इसको? ये क्या है? बायोप्लास्ट है। क्या है? बायोप्लास्ट है, ठीक है। अल्टमैन क्या बोला इसको? बायोप्लास्ट बोला, ठीक है। आगे चलकर एक वैज्ञानिक वो आते हैं, क्या रहते हैं? बेंडा। कौन रहते हैं? बेंडा, ठीक है। वो बोलते हैं ये बायोप्लास्ट नहीं है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। 3 नाम आ गया वैज्ञानिक का। तो वैज्ञानिक जो है बेंडा क्या करते हैं? इसका नामकरण देते हैं। होता है ना, बच्चे का तो जन्म हुआ है, ठीक है, लेकिन बच्चे का जन्म नामकरण कोई और करता है ना, माता पिता कोई और है, लेकिन नामकरण किस क्या कर देता है? कभी कभी होता है कि पुरोहित के द्वारा इसका नाम रखाया जाता है, ठीक है। कोई आए विशेषज्ञ मान के चलिए, उनके द्वारा उस बच्चे का नाम एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना, कुछ भी हो कभी भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज याद रखिएगा 1857 ईस्वी में किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा, ठीक है। 1886 ईस्वी में अल्टमैन क्या करते हैं? इसका नाम क्या करते हैं? ये तो आते हैं, खोजते हैं, ठीक है, कोलिकर, लेकिन उसका नाम कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। वो तो बोलते हैं कि ये तो कुछ तो दिखाई पड़ रहा है, क्या है हमको समझ में नहीं आया। तो ये आते हैं 1886 में, अल्टमैन कहते हैं कि ये तो है बायोप्लास्ट से, ठीक है। लेकिन 1898 में एक वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक रहते हैं, कार्ल बेंडा रहते हैं, ये बोलते हैं कि ये तो नहीं है, ये जो आप बोल रहे हैं कि बायोप्लास्ट है, ये तो है नहीं, तो ये है क्या? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी तक जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ते आ रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितने आवरण से होता है? इसका आवरण डबल आवरण होता है। हम लोग चित्र देखेंगे अभी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल लेयर्ड सेल ऑर्गन, ठीक है। कितना लेयर होता है इसमें? डबल लेयर होता है, ठीक है। लेयर याद रखिएगा, कितना लेयर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? डबल लेयर होता है, ठीक है। आगे चले, चलिए एक बार हम लोग पहले इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी वाले में पढ़ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प क्या करता है? रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। इन विच क्या होता है? फूड सब्सटेंस ब्रोकन डाउन विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर्म एटीपी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या ये लिखे हैं, तो हिंदी में पहले पढ़ लीजिए। सूत्र कनिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कनिकाय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हेल्प क्या करता है? ऑक्सीजन, है ना लिखा हुआ। ऑक्सीजन में ये क्या कर रहा है? ब्रोकन डाउन, ठीक है। अब देखिए हिंदी में उसी को लिखे हैं। शोषण में क्या है? ये सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? शोषण में क्या है? सहायक है। जिस तरह से आपका नाम याद है ना, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सूत्र करने का ये क्या है? शोषण में क्या है? सहायक है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या करता है? विखंडन करता है। हम लोग का जो शरीर, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना अंतिम अवस्था में कहां जाता है? अंतिम अवस्था में, अंतिम, पहले तो मान के चलिए कि अमाशय में गए, अमाशय में मान के चलिए कि सब चीज, अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इतना जाने कि अंतिम अवस्था में ब्लड बना, ठीक है, ब्लड बना। और ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड जो है सभी जगह पहुंचेगा, है ना, सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। और आपको एक और चीज देखिएगा, हम लोग क्या लेते हैं बाहर से? ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन बाहर से? ठीक है, जब बाहर से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ये अंतिम अवस्था में कहां पर पहुंच रहा है? एक तरह से पहुंचिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचा एक तरफ से, मान के चले कि जो खाना खाए, जो ब्लड है, ब्लड में अंतिम अवस्था में ग्लूकोज की मात्रा है। क्या है? ग्लूकोज ही बना। जो हम लोग खाना खाए, किसी भी चीज को तोड़ के अणु का जो अंतिम रूप रहेगा वो क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, धीरे धीरे समझना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? ग्लूकोज को प्लस क्या कहते हैं ऑक्सीजन की सहायता से क्या करेगा? वो तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब आइए यहां पर देखिए, ग्लूकोज का ये रासायनिक फार्मूला है, इस तरह से हम आप लिखने में थोड़ा सा C6H क्या है 12, O क्या है 6 है। अब देखिए इसमें हम लोग, ये तो क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। अंतिम अवस्था में ग्लूकोज, खाना जो खाएंगे हम लोग अंतिम अवस्था में क्या बनेगा? ग्लूकोज ही बनेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का भाग है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसमें किसको मिला देना, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर देखिए सूत्र कनिकाय जो है शोषण में सहायक है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या भोज्य पदार्थों का क्या करता है? विखंडन करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है। विखंडन मतलब तोड़ने का काम करता है, ठीक है। किसकी सहायता से?
ऑक्सीजन की सहायता से क्या चीज तोड़ता है? भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थ अंतिम अवस्था में क्या हम लोगों के पास? ग्लूकोज है। और ये मिल रहा है ग्लूकोज में मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई दिक्कत? जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या क्या चीज बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस क्या बनेगा? H2O। ठीक है, अब प्लस क्या बनेगा? प्लस ATP। यहां पर हम लिख लेते हैं ATP। और ATP जो है ऊर्जा के रूप में, यही ऊर्जा के रूप में है। ATP क्या है? ऊर्जा के रूप में। और अंतिम अवस्था में हम लोग के शरीर में क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा क्या कहते हैं, लग रहा होगा कि जटिल टाइप का, और बीच में बार बार बोलते हैं कि क्लास को मिस नहीं करिएगा। यदि क्लास मिस करिएगा, एक क्लास मिस करिएगा तो आपको टॉपिक क्या होगा? समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर तक समझने में कोई दिक्कत? बोलिएगा। और ATP का जो फुल फॉर्म होता है, ATP का फुल फॉर्म यहां पर लिख दे हैं, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ATP का यदि आपको फुल फॉर्म चाहिए तो ATP का आपको वैसे किताब में भी लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? ग्लूकोज को क्या कर रहा है? किससे मिल रहा है? ग्लूकोज किससे मिल रहा है? ऑक्सीजन से मिल रहा है। और ऑक्सीजन से जैसे ही मिलेगा, ये मान के चलिए कि एक तरह से ये नहीं कहिए कि ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, सही, बैलेंस नहीं है, सिर्फ ये ना, बैलेंसिंग नहीं करना है हमको, अभी बैलेंसिंग से हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, वो केमिस्ट्री में करना है जाके, सही बोले। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये किससे मिल रहा है? ऑक्सीजन से मिल रहा है। ऑक्सीजन से जैसे ही मिलेगा तो ये क्या काम करेगा? CO2। और CO2 हम लोग के शरीर को जरूरत है? नहीं करेगा। जरूरत है तो वो क्या करेगा? इसको बाहर करेगा। ठीक है, और जो चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन लाएगा। ठीक है, और तोड़ के क्या काम कर लेगा? वो H2O तो मान के चले कि कुछ ना कुछ उसको जरूरत रहेगा, और ना जरूरत रहेगा तो वो भी बाहर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है? ये क्या बना रहा है? ATP। और ATP जो है हम लोगों को शरीर में क्या है? ऊर्जा। 2 दिन नहीं खाइएगा तो क्या होगा? मुरझा जाइएगा, है ना? थोड़ा सा क्या होगा? एक ही दिन नहीं खाइएगा ना तो मुरझा जाइएगा। ठीक है, तो मुरझाने का मतलब क्या है? कोशिका को, आपका जो कोशिका है उसको क्या चाहिए? खाना। खाना मतलब क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? ग्लूकोज, है ना? कुछ हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे कि मुरझा जाइएगा। हम ये बोल रहे थोड़े कि मान के चलिए कि किसी को कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम ये बोल रहे कि जो कमजोरी थोड़ा सा लगेगा, कुछ नहीं खाए तो कमजोरी लगेगा, है ना? तो अंतिम अवस्था में क्या चाहिए? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन तो आप ले ही रहे हैं हर वक्त, खाना खाइए या ना खाइए। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन, आपका शरीर क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन ये मिलता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा के रूप में ये तोड़ के इतना काम ये करता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर लिख दिए हैं, फलस्वरूप ATP क्या रूप में काम करता है? ऊर्जा के उत्पादन में काम करता है। बोलते चलिएगा। अब आइए, अब मेरे पास ये आपके पास इमेज भी है। इमेज से पहले हम लोग ये देखते हैं, सूत्र कणिका को या माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपको परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाता है कि पावर हाउस किसको बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी लिखेगा बनेगा। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? पावर, हाँ, सिंपल सी बात। अभी ATP बोले ना कि ATP बना रहा है, तो ATP बना रहा है तो ऊर्जा दे रहा है। वो मान के चले, यहां पर जो लिखा हुआ है पावर हाउस, पावर हाउस क्या काम करता है? ये भी ऊर्जा देने का काम करता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। या ATP का ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं इसको। ऊर्जा का क्या है? ये सिक्का है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का सिक्का किसको बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का किसको बोलते हैं? ठीक है, यहां पर ATP लिखा हुआ है, और ATP किसका भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, मान के चलिए कि आपको वहां पर देना, इससे मिलता जुलता बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चित्र देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चित्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र हम लोग कहां पर देखेंगे? जाके किस में देखेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा? सबको बोलना है, क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपको किस में मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म बोले कि छोटे छोटे बहुत सारा अंग है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेन्स बोलते हैं। ठीक है, और उसी का एक भाग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो आपको इमेज दिख रहा है, आपको 2 लेयर दिखाई पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, 2 लेयर दिखाई पड़ रहा है। एक लेयर देखिए इधर दिखाई पड़ रहा है, एक लेयर इधर दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर देखिए 2 लेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। अरे क्या हो गया? चलिए, दिख तो रहा है। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं वो, ठीक है, तो ऑनलाइन बाद ये कैमरा चल रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन पे जो होंगे उनको भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर जो आपको दिख रहा है 2 लेयर दिख रहा है। एक लेयर कौन सा दिख रहा है? अरे यार, चलिए
यहां पर आते हैं, एक लेयर ये दिख रहा है और एक लेयर क्या ये दिख रहा है, तो 2 लेयर दिख रहा है आपको स्पष्ट तौर पर। अब देखिए इसके बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, इसके बीच वाले भाग को क्या होता है, इंटर, मतलब दोनों के बीच में जो है स्पेस है, खाली है, ठीक है। और अब देखिए इसी के भाग में देखिएगा यहां पर राइबोसोम, आपको बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कौन सा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कौन सा राइबोसोम, 70S, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कौन सा 70S राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको याद रखिएगा कि डीएनए भी पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मान के चलिए किसमें किसमें डीएनए पाया जाता है, अभी जो तक जहां तक पढ़े हैं उसमें कौन सा पहला मिला है जिसमें कि डीएनए पाया जा रहा है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। डीएनए क्या है हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एक और नाम याद रखिएगा, यहाँ पर क्रिस्टी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक छोटा सा इसमें एक अंग लगा हुआ रहेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसको तो बहुत छोटा सा रैकेट का तरह से दिखाएगा, देखे ना ये जो बैडमिंटन खेलते हैं रैकेट है ना, तो आपको उसी टाइप का रैकेट टाइप का छोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और बीच में मान के चलिए क्या बनेगा, बहुत सारे आपको पदार्थ रहेगा इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आउटर लेयर कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, ये तो आपको पता ही चुके हैं, ये वाला है जो इनर मेम्ब्रेन है और ये वाला जो है आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके जो अंदर में जो पदार्थ पाया जा रहा है इसको क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद डीएनए है, राइबोसोम है, 3 चीज आपको याद रखना है कि एक तो मैट्रिक्स अंदर मैंने क्या पाया जा रहा है, मैट्रिक्स पाया जा रहा है, और उसके बाद राइबोसोम पाया जा रहा है, और राइबोसोम कितना वाले पाया जाएगा, 70S वाला पाया जाएगा, ठीक है। और क्या डीएनए मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीएनए मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बोलिए उसको आप